फ्रेंड्स, आज हमारा बायोलॉजी का ये 8वां लेक्चर है जिसमें हम पाचन तंत्र से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। चूंकि हम यह महेश वडाल सर की एनसीईआरटी पुस्तक से कवर कर रहे हैं और वह प्रश्नों के माध्यम से कवर किया गया है। हम प्रश्नों को देखेंगे, जहां आवश्यक होगा कंसेप्ट को भी देखते हुए चलेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे बायोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये जो टॉपिक है इससे लगभग, चूंकि ये डेली लाइफ में यूज करने वाली चीज़ों से संबंधित होता है, तो कहीं ना कहीं इससे एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है। तो चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? किसकी बात हो रही है? लार। लार किसके पाचन में सहायक होती है? वो है स्टार्च। हमारे मुंह में जो लार बनता है, स्टार्च का पाचन वहीं शुरू होता है। आगे है, वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? पहला हम यही देख लिए कि वसा का पाचन कहाँ होता है? लाइपेज के द्वारा होता है। वो किस अंग से स्रावित होता है लाइपेज? तो वो है अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है लाइपेज। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पैंक्रियाज के द्वारा हम देखते हैं कि हमारा ये आमाशय है, उसी के बगल में एक अग्न्याशय होता है या पैनक्रियाज होता है, उससे लाइपेज निकलता है जो हमारे शरीर में वसा का पाचन करता है। स्टार्च का पाचन लार के द्वारा होता है जो कि मुंह से निकलता है, वहीं वसा का पाचन लाइपेज के द्वारा होता है जो कि हमारे पैनक्रियाज या अग्न्याशय द्वारा निकलता है। आगे है, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? लाइपेज के द्वारा जब वसा का जलीय अपघटन किया जाता है तो वह वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त करता है। देखिएगा कि जो अग्न्याशय से लाइपेज निकला, उसने वसा का पाचन किया और जलीय अपघटन के रूप में किया। इसके पश्चात हमें वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल की प्राप्ति होती है। हम देखते हैं ना, वसा से ही हमें वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। ग्लिसरॉल टूट टूट कर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा का कार्य होता है। आगे है, कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? ऐसा पाचक हार्मोन जो छोटी आंत से स्रावित होता है वो है सिक्रेटिन, जो छोटी आंत से स्रावित होता है। पहला है सिक्रेटिन, कहाँ से स्रावित होता है? छोटी आंत से। छोटी आंत वही है जिसकी लंबाई सबसे बड़ी है, लेकिन क्योंकि पतली है इसलिए उसे छोटी आंत कहते हैं। तो सिक्रेटिन हमारी छोटी आंत से स्रावित होता है जो कि एक हार्मोन है, पाचन हार्मोन है। आगे है, पित्त का संचयन कहाँ होता है? पित्त का संचयन पित्ताशय में होता है। हम देखते हैं कि हमारा जो लीवर है, मान लीजिए लीवर है, तो लीवर के यहाँ पे एक गॉल ब्लैडर जिसे हम कहते हैं पित्ताशय होता है। बनता तो पित्त लीवर में है, लेकिन उसका जो संचयन होता है वो पित्ताशय में होता है। तो पित्त का संचयन पित्ताशय में होता है, लेकिन कभी पूछा जाए पित्त का निर्माण कहाँ होता है, तो वो लीवर में होता है। निर्माण लीवर में होता है, संचयन गॉल ब्लैडर में या पित्ताशय में होता है। आगे है, पित्त जिसे हम इंग्लिश में बाइल कहते हैं, पित्त का निर्माण यकृत लीवर में होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि पित्त का निर्माण लीवर में होता है। यह वसा को वसीय अम्लों में तोड़कर पाचन में सहायता करता है। क्या जो पित्त है वो वसा को वसीय अम्लों में तोड़कर पाचन में सहायता करता है। आगे है, किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है? जो हम प्रोटीन लेते हैं वो अंततः कहाँ जाके पाचन पूर्ण करता है? तो वो है आंत में, हमारी छोटी बड़ी आंत में जाकर पूरी तरीके से प्रोटीन का पाचन हो जाता है। क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा शरीर पूरा प्रोटीन से ही बना है, तो उसका पाचन हमारी आंतों में हो जाता है। तो छोटी आंत में जाता है पहले, इसके बाद बड़ी आंत में जाके पाचन को पूर्ण करता है, वो प्रोटीन्स होते हैं। आगे है, आमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? हमारा जो आमाशय है, जैसे हम खाना खाते हैं तो जिसे हम पेट कहते हैं, वो आमाशय है ना, ग्रास नली से ऐसे भोजन आता है आमाशय में, तो इसकी दीवारों से, उसकी दीवारों में HCl होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो वो बताता है कि जो आमाशय की दीवारें हैं वहां से किस तरीके या कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, वो है गैस्ट्रिन हार्मोन स्रावित होता है, जो
हमारे भोजन को पाचन में सहायता करता है। तो गैस्ट्रिन हार्मोन आमाशय की भित्ति से स्रावित होता है। आगे है, लार का टायलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? लार में टायलिन एंजाइम निकलता है, वो किस क्रियाशील या किस माध्यम में क्रियाशील होता है? वो हल्के अम्लीय माध्यम में क्रियाशील होता है। जो हमारे लार से टायलिन एंजाइम निकलता है वो अम्लीय रूप में होता है और हल्का लिक्विड फॉर्म में होता है। आगे है कि आमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? आमाशय का जो दीवार होती है, जैसे हम जिसे पेट कहते हैं, उसकी जो दीवारें होती हैं उसका पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? वो है क्रमांकुचन कहलाता है। इसका पेशियों में संकुचन होता रहता है जिससे खाना डाइजेशन शुरू रहता है, तो वो है क्रमांकुचन कहलाता है, मस्कुलर कंसंट्रेशन। आगे है, तो याद रखिएगा आमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन क्रमांकुचन कहलाता है। आगे है, पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? पाचन तंत्र, हम जब पूरी नली में जिस तरीके से पाचन होता है, तो कोलेस्ट्रॉल कहाँ में प्राप्त होता है? पित्त में प्राप्त होता है, जो कि पित्ताशय में एकत्रित रहता है या गॉल ब्लैडर में रहता है। पित्त का निर्माण हमने देखा था लीवर में होता है। आगे है, कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? हम कार्बोहाइड्रेट जब लेते हैं तो ऐसे नहीं कि लिए उसका ऊर्जा बना खत्म, नहीं, वो कहीं संग्रहित होता है, तो किस रूप में संग्रहित होता है? कार्बोहाइड्रेट टूट के ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में संग्रहित होता है। तो याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में शरीर में संग्रहित रहता है, इसके बाद धीरे धीरे ग्लूकोज का निर्माण करता है। आगे है, आमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? आमाशय में, जैसे हम, ये हमारी ग्रास नली है, फिर आमाशय में जब भोजन आता है तो जीवाणुओं को कौन नष्ट करता है? तो वो HCl है, इसकी दीवारों से निकलता है वो जीवाणु। ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, वो जीवाणुओं को, हमारे द्वारा कोई भी जीवाणु या बैक्टीरिया खाया जाता है तो उनको नष्ट कर देता है। आगे है, मानव शरीर की किस संरचना में कृमि रूप परिशेषिका या वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स पाई जाती है? किस संरचना में पाई जाती है? वो है बड़ी आंत। हम देखते हैं संरचना, जैसे यहाँ पे जब ये छोटी आंत मान लीजिए ये हैं, कई फॉर्म में होती हैं, फिर बड़ी आंत बन के जाती हैं। जब बड़ी आंत बनती है, मान लीजिए यहाँ से बड़ी आंत का मतलब मोटी होती है, तो ऐसे जब बनती है तो यहाँ पे एक निकला हुआ पार्ट रहता है। तो ये है ना, यही हमारा कृमि रूपिका परिशेषिका, थोड़ा कठिन वर्ड है लेकिन हम इसे अपेंडिक्स नॉर्मल भाषा में कहते हैं कि अपेंडिक्स हो गया। तो ही बड़ी आंत से वो निकला हुआ होता है, जो कि वो अनयूजफुल अंग बन गया है हमारे शरीर का। आगे है, मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडार करता है क्या कहलाता है? हमारे शरीर में जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का जब भंडार होता है, कौन सा अंग करता है? वो है लीवर। कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में संचित होता है और यह लीवर में संचित रहता है। आगे है, एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? एक स्तनधारी हम जानते हैं जिनके कान हो, बाल हो। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि की बात हो रही है, वो है लीवर होती है सबसे बड़ी ग्रंथि। आगे है, यहाँ पे नोट है कि अग्न्याशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्न्याशय, पहली सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्न्याशय है। ग्रंथि की बात हो रही है जहाँ ये बना होता है, जिसे हम पैनक्रियाज भी कहते हैं। आगे है, पोलियो में या पोलियो से कौन सा अंग प्रभावित होता है? जब हमें पोलियो होता है या पोलियो के लक्षण दिखाई देते हैं तो उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? वो है यकृत। लीवर पोलियो से प्रभावित होता है। आगे है, पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है? पाचन जब क्रिया होती है तो उसमें आहार नाल में स्टार्च से अंतिम उत्पाद क्या बनता है? ग्लूकोज। ऑब्वियस सी बात है कि ऊर्जा के रूप में हमें ग्लूकोज ही चाहिए, तो आहार नाल में स्टार्च अंत में
ग्लूकोज के रूप में हमारे शरीर में ऊर्जा का कार्य करते हैं। आगे है, कॉड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जो कॉड मछली होती है उसके यकृत में या लीवर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो जो कॉड मछली होती है विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है, और लेकिन कॉड मछली की लीवर में हमें विटामिन ए की भरपूर मात्रा मिलती है। तो कभी कॉड मछली खाइएगा तो उसका लीवर खाइएगा, जिससे आपको विटामिन ए प्राप्त होगा। यहाँ पे एक नोट है कि मम्प्स या गलसुआ, जिसे मम्प्स या गलसुआ कहते हैं, गलसुआ पैरामिक्सो वायरस द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है, जिसमें पैरोटिड ग्रंथि में सूजन, जलन व दर्द होता है। गलसुआ हम देखते हैं ना, कभी कभी हमारे फेस की जबड़े के नीचे दर्द होता है, थोड़ा स्वेलिंग आ जाती है, जिसे हम गलसुआ कहते हैं। यह एक वायरस जनित बीमारी है और उस वायरस का क्या नाम है? पैरामिक्सो वायरस के द्वारा गलसुआ नामक बीमारी होती है। आगे है, लैंगरहैंग की द्वीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती हैं? लैंगरहैंग की द्वीपिकाएं हमारे अग्न्याशय में उपस्थित होती हैं। जैसे हमारा ये आमाशय है, उसी के नीचे अग्न्याशय पाया जाता है, तो उसमें से छोटी छोटी दीवारों के सहारे पूरे अग्न्याशय में द्वीपिकाएं निकली होती हैं, जिन्हें हम लैंगरहैंग द्वीपिकाएं कहते हैं, क्योंकि ऐसे लटकी हुई होती हैं, तो इसे हम लैंगरहैंग कहते हैं। यह विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स या हार्मोन्स का स्राव करती हैं। आगे है, मानव शरीर में किस अंग से हार्मोन के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी स्रवण होता है? अभी हमने देखा ना कि जो लैंगरहैंग द्वीपिकाएं हैं अग्न्याशय की, उनके द्वारा हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्राव होता है, इसीलिए अग्न्याशय को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि वहां से हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित होते हैं। आगे है, जठर ग्रंथियां, गैस्ट्रिक ग्लैंड या जठर ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती हैं? आमाशय में पाई जाती हैं जठर ग्रंथियां। जैसे हम खाना खाते हैं तो कई बार हमें डकार आती है या जिस तरीके से होती है, तो देखते हैं वो जठर ग्रंथियां होती हैं जो कि आमाशय में पाई जाती हैं, हमारी ग्रास नली के द्वारा हमारे मुंह तक आ जाती हैं वो डकारें, तो जठर ग्रंथियां होती हैं, क्योंकि डायरेक्ट रूप से तो हमारा आमाशय ही हमारी ग्रास नली से जुड़ा है। सबसे पहला स्टेज यही है, आमाशय। तो जठर ग्रंथियां आमाशय में पाई जाती हैं, जो कि पित्त वगैरह जाके इसमें मिल जाता है, और वो कभी कभी गैस्ट्रिक चीजें बना लेती हैं, जिसे हम जठर ग्रंथियां कहते हैं, और वो आमाशय में होती हैं। आगे है, यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रह किया जाता है? लीवर के द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रह किया जाता है? वो है फाइब्रिनोजन एवं प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का संग्रह एवं संश्लेषण किया जाता है लीवर के द्वारा। तो कई बार प्रश्न है कि लीवर के द्वारा किन प्रोटीनों का संग्रह भी किया जाता है और उनका संश्लेषण भी किया जाता है? वो है फाइब्रिनोजन एवं प्रोथ्रोम्बिन। तो फाइब्रिनोजन एवं प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? यकृत में या लीवर में। आगे है, यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, नया फैक्ट है। जो यकृत में उपस्थित हिपैरिन पदार्थ है वो मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है। हिपैरिन एक पदार्थ लीवर में हमारे पाया जाता है, जो हमारे शरीर में रक्त को जमने या गाढ़ा होने से रोकता है। नहीं तो हमारे शरीर में रक्त इतना गाढ़ा हो जाए कि उसका जो सर्कुलेशन है वही बंद हो सकता है, तो उसको रोकने का कार्य हिपैरिन करता है, जो कि लीवर में पाया जाता है। आगे है, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? जब हम व्रत रखते हैं, अगर हम लंबे समय तक रख लें तो शरीर के किस अंग को सबसे अधिक प्रभावित करता है? वो है किडनी। हमारी किडनी सबसे अधिक प्रभावित होती है। तो व्रत रखने, अगर लंबे समय तक व्रत रखते हैं तो हमारी किडनी उससे प्रभावित होती है। आगे है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। जैसे हम जब भोजन कर लेते हैं, ये हमारी ग्रास नली है, फिर भोजन आमाशय में आया,
आमाशय से ऐसे जुड़ी होती हैं छोटी ग्रंथि, जिसकी लंबाई बहुत बड़ी होती है, इस तरीके से बड़ी बन जाती है। बड़ी का मतलब वो मोटी होती है। फिर जो हमारी छोटी आंत है, सबसे अधिक या अधिकांश पाचन छोटी आंत में ही हो जाता है, क्योंकि उसकी लंबाई बहुत बड़ी होती है। आगे है, मानव शरीर में छोटी आंत होती है, किस कार्य के लिए छोटी आंत होती है? वो है अवशोषण के लिए। जब हम कुछ खाते हैं तो आमाशय में अग्नाशय के द्वारा जो भी करके उसमें उसको एकदम तोड़ फोड़ दिया जाता है, लेकिन तोड़ फोड़ तो दिया गया, क्या आमाशय के द्वारा उसको सोख लिया जाता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट नहीं। इन सब का अवशोषण आमाशय में, जब मान लीजिए 6 घंटे तक भोजन है, उसका तोड़ फोड़ हुआ, उसमें सबको अलग किया गया, इसके बाद जब वो छोटी आंत में जाता है तब उसका अवशोषण शुरू होता है। प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, जो भी हम खाते हैं, जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है या उस खाद्य पदार्थ में जो जो मौजूद होता है, उसका अवशोषण छोटी आंत में होता है। आगे है, यहाँ पे एक नोट है कि मानव शिशु के जन्म लेने के 6 महीने पश्चात दांत निकलना प्रारंभ हो जाता है। जब कोई बच्चा न्यूबॉर्न बेबी होता है तो 6वें महीने से उसे दांत आने शुरू हो जाते हैं। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। आगे है, किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया अलग किया जाता है? रक्त से यूरिया किडनी के द्वारा अलग किया जाता है। जैसे हम किडनी रक्त को शुद्ध बनाती है, तो कहीं ना कहीं जब रक्त को शुद्ध करती है तो रक्त से जो यूरिया होता है वो किडनी के द्वारा बाहर कर लिया जाता है, और कहीं ना कहीं वो मूत्राशय के द्वारा यूरिया बाहर जाता है, शरीर से वेस्ट बन जाता है। आगे, इसीलिए यूरिन बाहर आ जाता है। यूरिन इसी यूरिया से ही बना होता है, कहीं ना कहीं वेस्ट पार्ट होता है ऑफ बॉडी। आगे है, इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? जो हम इंसुलिन लेते हैं या हमारे शरीर में जो इंसुलिन पाया जाता है वो किस धातु उपस्थित, कौन सा धातु इंसुलिन में उपस्थित होता है? वो है जस्ता। इंसुलिन में जस्ता उपस्थित होता है। आगे यहाँ पे एक नोट है कि मानव शिशुओं में सर्वप्रथम मध्यवर्ती इंसाइजर दांत निकलता है। जो सेंट्रल हम देखते हैं आगे के 2 दांत, जैसे हम जो छोटा सा बेबी है तो उसके आगे के 2 दांत या नीचे के ये 2 दांत, सबसे पहले यही दोनों निकलते हैं, चाहे ऊपर का चाहे नीचे का। इसे हम देखते हैं कि मध्यवर्ती इंसाइजर निकलता है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये बायोलॉजी का पाचन तंत्र से संबंधित छोटा सा लेक्चर था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। चूंकि एनसीईआरटी के प्रश्न हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर लगा लीजिएगा। इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा तो इससे संबंधित प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। तो इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।